only destination for your favorite brand. गुड आफ्टरनून साइन जी, गुड आफ्टरनून आप सभी को। वेलकम है आप सभी का फिल अ फॉर्म पे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आज का सेशन हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक अभी कंप्लीट करा दिए हैं। तो उसके आधार पे फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपके सॉल्व होते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए हैं वो सब भी आज क्लियर हो जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करते जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शाहीन जी ने अपनी प्रेजेंट दे दिया है, तो प्रेजेंट हो गए हैं। बाकी सब लोग भी अपने नेम चैट बॉक्स में डालते जाइए ताकि पता चले कौन कौन उससे कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारी फर्स्ट पेज है, वो फिल अ फॉर्म की आपकी वेबसाइट है। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और जो हमारी सीटेट की न्यू बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है आप सभी के लिए। तो जो लोग नए हैं वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जल्दी से सीटेट के इस बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, फिर सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए। और बात करते हैं आगे। जो हमारी सीटेट और एचटेट की बैच है, ये 2022 के लिए जो तैयारी स्टार्ट हो चुकी है ये। और ये क्लासेस हमारी 9 AM से स्टार्ट है, जो सोशल स्टडी की वर्षा मैम लेती हैं। और 10 PM पे मैथ की है आपकी, 1 PM पे इंग्लिश की क्लास है, और 3 PM CDP की क्लास यानी रितु मैं लेती हूँ आपकी क्लास। और 6 PM पे आपकी EVS की क्लास है जो सोनाली मैम लेती हैं, और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लासेस है। तो आगे बढ़ते हैं। आवाज आहिस्ते आ रही है। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा जी, अभी भी क्या मेरी आवाज धीरे आ रही है? तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस अभी सही आ रही है आप सभी को। गुड आफ्टरनून प्रिया जी, अभी क्या मेरी वॉइस आप लोग को क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। जो हमारी सीटेट की बैच है वो 2022 थे, इसके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए तैयारी यहाँ पे हो रही है। और ये क्लासेस जो आपकी हैं बिल्कुल फ्री हैं, तो इसमें आप कोई टेंशन नहीं है कि आपको इसमें आपको फीस देना है या कुछ करना है। आप इस क्लास में आइए, आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज्वाइन करिए, आगे भी क्लास में कंटिन्यू रहिए। तो आज पढ़ते हैं एक कहेंगे अच्छी थॉट को लेकर कि योर माइंड इज पावरफुल थिंग, व्हेन यू फील इट विथ पॉजिटिव थॉट योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। यानी जो हमारा माइंड है वही क्या होता है, सबसे पावरफुल चीज है किसी भी चीज को करने के लिए। माइंड ना हो तो फिर क्या हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं? नहीं चला सकते। तो इसीलिए क्या हमारे पास भगवान ने हमें हमारा माइंड दिया है, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। इसको हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों से भरना चाहिए। जितना हम इसको पॉजिटिव रखेंगे हमारी लाइफ में चेंजेस उतने अच्छे आएंगे, और हमारी लाइफ एक नए परिवर्तन की तरफ बढ़ जाएगी। ये हम सभी के लिए है, इसलिए एक अच्छी सोच के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरी आवाज क्लियर है, तो फिर आगे जो बढ़ते हैं। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको कराए हैं वो मैंने बेसिक से लिए थे। आपके क्लासेस की साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों को लेते हुए स्टार्ट किया था कि वो दोनों क्या है, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कंप्लीट करा दिए, अभी भी कुछ टॉपिक्स आपके बचे हैं, बट वो टॉपिक भी इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं आगे बढ़ूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर देने के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टॉय एज रिफर टू, खिलौने की उम्र किसको संदर्भित करता है? अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड, या ऑल ऑफ दिस?
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सभी सब। बताइए कि टॉय एज किसको कहा गया है। हमारे जो डेवलपमेंट चैप्टर में था उसके बाद से हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे। उन स्टेजेस में जो हमने सबसे पहले स्टेजेस पढ़ा था कि शैशवावस्था। तो शैशवावस्था यानी इनफेंसी पीरियड, इसको भी दो उसमें बांटा गया था। एक 0 to 2 ईयर यानी जन्म से लेके जो 2 वर्ष का होता है वो इन्फेंसी पीरियड होता है, और जो 3 to 6 ईयर, जो 2 से 6 ईयर में जो आते हैं वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो खिलौने की आयु जिसको वो किस को कहा जाता है। साहिन जी का आंसर है डी। और कोई भी इसका आंसर देना चाहेगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 या 3 से 6 वर्ष का जो समय होता है वो खिलौनों की आयु कही जाती है, क्योंकि बच्चे उस समय खिलौनों को समझने लगते हैं, उनसे उस समय खेलते हैं, उनका इंटरेक्शन खिलौनों से होता है। ले चाइल्डहुड आपका बाद में जो बाल्यावस्था आता है, 6 से 12 वर्ष वाली जो अवस्था आती है उसमें आती है, तो वो उसमें बच्चे सोशल इंटरेक्शन उनका बाहर की तरफ होता है, अंदर नहीं। जो टॉय एज हम कहते हैं वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो शैशवावस्था में आता है उसको कहते हैं। और जो हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है ये हमारे जब से बच्चा गर्भ में होता है तब से स्टार्ट होता है। ये गर्भ में जो होता है उसको प्री नेटल एज कहते हैं, 280 दिनों का होता है। उसके बाद से 0 to 2 ईयर जो होता है वो हमारा इन्फेंसी पीरियड होता है, और 2 से 6 ईयर में जो जब हम जाते हैं वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा कि प्रारंभिक बचपन। लेट चाइल्डहुड हमारा बाल्यावस्था में आता है, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है उसमें होता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा पहला क्या होगा? प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो आपका शाहीन जी ये जवाब गलत था। तो हमारा जो आंसर था वो हमारा ए आंसर सही था। जो खिलौनों की आयु होती है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, और जो लेट चाइल्डहुड उसको हम जो कहते हैं वो बाल्यावस्था होती है, उसको जीवन का अनोखा काल कहते हैं या कठिन काल भी कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं, बहुत सारी चेंजेस होते हैं, हर तरीके से वो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट होते हैं। तो वो होता है हमारा बाल्यावस्था में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। मोटिवेशन के लिए कौन सा एक प्रोसेस है जो सही नहीं है? इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड अ गोल। ये कहते हैं एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ने का कारण बनता है मोटिवेशन। इट सेटिस्फाइज द पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स। ये उसकी जो भी जैविक जरूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए होती हैं। इट हैज टू अचीविंग अ साइकोलॉजिकल एम्बिशन, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं मनोवैज्ञानिक उनको पूरी करने के लिए होती हैं। और फोर्थ हमारा है इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो मोटिवेशन जो होता है हमारा किस क्षेत्र में कार्य नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट, इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है मोटिवेशन के पक्ष में? तो जल्दी जल्दी अपना आंसर करते जाइए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कौन सा स्टेटमेंट मोटिवेशन के लिए सही नहीं है? देखिए, जो हमारा मोटिवेशन होता है वो हमेशा एक लक्ष्य को लेकर चलता है। जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा उस लक्ष्य के लिए हम मोटिवेट नहीं होंगे, हमारा कोई मोटो होता है तभी हम जाते हैं। यस, आपके जो एग्जाम है ये सीडीपी के लिए, जितने भी टेट एग्जाम आप दे रहे हैं जो भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोटिवेशन ऐसा चीज है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो हमारा पूछा जा रहा है कि मोटिवेशन के लिए कौन सा एक शब्द सही नहीं है,
तो मोटिवेशन जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य होता है, मोटिव होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। सही बात है। व्यक्ति की जैविक जरूरत जो भी उसकी बायोलॉजिकल नीड होती है वो भी मोटिवेशन से ही रिलेट होती हैं। नेक्स्ट जो हम करते हैं, जो भी हमारे डिजायर होते हैं, इंटरनल डिजायर भी होते हैं, एक्सटर्नल डिजायर भी होते हैं, वो भी किसी ना किसी मोटिव को लेके चलते हैं आगे, हम उसके आगे उसके द्वारा हम बढ़ते हैं। यस, प्रतीक्षा जी का आंसर बिल्कुल राइट है। ये अप्रिय स्थिति से दूर रहता है, यानी मोटिवेशन जब चल रहा है तो अप्रिय स्थिति कैसे होगा? मोटिवेशन में हर चीज हमारा इंक्लूड होता है, उससे हमें संतुष्टि भी मिलती है और कभी कभी हम उसमें लक्ष्य में प्राप्त नहीं कर पाते। इसका जो सही आंसर है वो डी, अप्रिय स्थिति से दूर रहता है। मोटिवेशन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर रखता है। मोटिवेशन हमें पॉजिटिव भी ले जाता है और निगेटिव भी ले जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे लिए डी होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मोटिवेशन के पक्ष में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अ चाइल्ड राइट विथ हिज या हर, लड़का हो या लड़की, लेफ्ट हैंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स। तो एक जो बच्चा है वो अपने बाएं हाथ से लिखता है और उसके साथ चीजों को करने में वो सहज महसूस करता है। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो लेफ्ट हैंडेड है, वो राइट हैंड से जो हम लोग कार्य करते हैं वो लेफ्ट हैंड से भी उस हाँ, कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ऐसा कोई बच्चा अगर क्लासरूम में है तो आप क्या करेंगे? उसे डिस्करेज करेंगे, मेड टू राइट विथ द लेफ्ट हैंड, अलाउ हिज परफॉर्मेंस सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प। इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आपकी कक्षा में कोई लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड है? तो ये आपका पेडागोजी सेक्शन में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये एक टीचर हैं और आपकी क्लास में लेफ्ट हैंडेड बच्चा या बच्ची है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए। कि एक बच्चा आपके क्लास में है और वो लेफ्ट हैंडेड है, तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? उसे हतोत्साहित करेंगे, डिस्करेज करेंगे, मेड टू राइट विथ लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से लिखने के लिए बनाया गया है, ऐसा बोल देंगे, या उसकी वरीयता को अनुमति देंगे, यानी अलाउ हिज परफॉर्मेंस, जैसा वो करता है उसके साथ करेंगे। सेंटू, या आपको बोलेंगे कि तुम जाओ हॉस्पिटल में। हाँ, साहिन जी का जवाब बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन भी डालते जाइए कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर दिया, तो इससे थोड़ा सा कंफर्म होता चलेगा, क्योंकि मैसेजेस जो होते हैं वो आपके थोड़े से लेट मेरे पास पहुंचते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है कि बच्चा जिस भी तरह से सहज अपने आप को महसूस करता है कि वो उस हाथ से सहज है, हर काम उसका उस हाथ से अच्छा हो रहा है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप कभी उसे हतोत्साहित नहीं करेंगे या आपको बोलेंगे तुम्हारा लिखना ठीक ही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप उसके जो भी उसका गुण है, जो भी उसकी क्वालिटी है, आप उसके साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, प्रतीक्षा जी का भी जवाब सही आ रहा है। बाकी लोग भी आंसर करते रहिए। आगे और सारे क्वेश्चन हैं जो आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग अ गिफ्टेड, यानी गिफ्टेड चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? बहुत कम, मतलब बहुत सारे बच्चों में एक स्पेशल बच्चे जिनको भगवान ने हर चीज की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है, इन लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है। ये जो बच्चे होते हैं आपके 3 कैटेगरी आते हैं, एक टैलेंटेड होते हैं, एक आपके हो सकते हैं क्रिएटिव होते हैं, एक गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो जो 130 से 170 तक के आईक्यू लेवल होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, इनकी नई चीजों के साथ सोचने की क्षमता वो जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ये किसी भी चीज में नए लॉजिक्स जोड़ते हैं, उसके साथ उस क्रिया को करते हैं। और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो किसी एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में उनका जो प्रतिभा होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे टैलेंटेड बच्चों के गुण होते हैं।
जो आगे चलते हैं ये किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली बनाते हैं। ये सब जो होते हैं ये सब गिफ्टेड चाइल्ड के होते हैं। ये जो निर्णय लेते हैं बहुत स्वतंत्र लेते हैं, इमीडिएटली लेते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि कौन सा नहीं है, तो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये वाला चैप्टर जब मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया था तो उसमें पूरा मैंने डिटेल में बताया था कि इन बच्चों की क्या क्या क्वालिटी है। क्रिएटिविटी भी टैलेंटेड बच्चों की, गिफ्टेड बच्चों की एक विशेष विशेषता होती है, मौलिकता होती है, फ्लुएंटली होती है, हर चीजों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, अधिक से अधिक इनको ज्ञान प्राप्त करना है हर चीज की है। जो इनकी यहाँ पे बात कही गई है पुअर रिलेशनशिप विथ पीयर, ये बिल्कुल गलत है। तो गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में जो एक बात ये कही गई है ये गलत है, क्योंकि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, हाँ, शाहीन जी का आंसर बिल्कुल सही है कि ये लोग होते हैं बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। ये दूसरों से भी उतने अच्छे, अपने जो फ्रेंड सर्किल होते हैं जो बाहर, तो उनसे भी इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। ये सबसे बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं। जिज्ञासा की जो इनकी भावना होती है बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज को मोर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ऐसी इनकी कैपेसिटी होती है। हर चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, चीजों को, नए तथ्यों को साथ में जोड़कर उसको नए तरीके से अपने जो संदर्भ और निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये बहुत हाईली, जो इनके आईक्यू लेवल होता है 170 तक भी होता है। तो कह सकते हैं कि इनकी जो बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होती है, और ये हर क्षेत्र में मतलब लगभग जो क्षेत्र होते हैं सब में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उन बच्चों की आपकी विशेषताएं भी बताते चल रही हूँ, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं में से आपको कुछ भी विशेषता दे देगा और एक नोट में पूछेगा, या एक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानते हैं। साहिन जी और प्रतीक्षा जी ने, दोनों लोगों ने सही जवाब दिया है, और बाकी लोग भी आंसर करते जाइए। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, किस समय हमें भाषा की जरूरत नहीं है। तो किसके लिए? इमेजिनेटिव थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग एंड परसेप्चुअल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए कि भाषा जो हमारी होती है किस थिंकिंग में ये आवश्यक नहीं है। हमने चिंतन का भी चैप्टर पढ़ चुका है, ये चिंतन के टॉपिक में भी मैंने क्लियर किया था आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाइए कि लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग एंड परसेप्चुअल थिंकिंग। भाषा ऐसी चीज है जो हमें हर तरीके से, हर माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के एक जरिया है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम थिंकिंग करते हैं उस समय ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें हमें भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किशोर पावर जी कह रहे हैं शाहीन जी का जवाब बिल्कुल सही है, कल्पनाशील। जब हम इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन जो होता है वो हमारे माइंड में होता है, उस समय जो हमें होती है भाषा की जरूरत नहीं होती। कंसेप्चुअल मतलब हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए तो भाषा की जरूरत होगी। सच्चारे हम अपने पुराने अनुभव को नए अनुभव से जोड़ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, किसी चीज को रिलेट करेंगे तो हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। हम जब किसी चीज को देख रहे हैं, उसके बारे में जब कुछ बता रहे हैं, परसेप्चुअल थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमें भाषा की जरूरत होगी। लेकिन जब हम अपनी कल्पना में थिंकिंग कर रहे हैं, जो हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, इमेजिनेशन बना रहे हैं, वो इमेजिनेशन क्या है, वो हमारे दिमाग में चल रही है, वो भाषा का वहां पे प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इमेजिनेशन थिंकिंग जो है उसमें हमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। तो साहिन जी का जवाब बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा है विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ
चाइल्ड, कि बच्चे में जो गुणात्मक या चरित्र में जो परिवर्तन होता है वो किसको इंगित करता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, लर्निंग को या इन्वॉल्वमेंट को। जो गुणात्मक परिवर्तन है वो किस में देखा जाता है, वृद्धि में, आपके विकास में, आपके अधिगम में या आपके वातावरण में। जल्दी जल्दी आंसर करिए, इसका बताते जाइए। सुमन जी। गुड आफ्टरनून सुमन जी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आप जब आंसर करिएगा तो 6 का देते जाइएगा कि विच इंडिकेट्स द चेंज इन क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, कि गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो बच्चे में किस में दिखता है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, लर्निंग में या इन्वायरमेंट में। तो ग्रोथ जो हमारा होता है ये केवल हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, यानी जो हम फिजिकली हमारा जिस चीज को हम माप सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव होता है, जिसको हम माप सकते हैं, परिमाणात्मक होता है, जैसे भार हो गया, वेट हो गया, जो भी हमारे फिजिकल ग्रोथ हो रहे हैं जिससे दिख रहा है, बाहरी रूप से हमें दिख रहा है, वो हमारा ग्रोथ होता है। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट विकास जो हमारे बच्चे के अंदर विकसित होता है, उसके चरित्र का निर्माण करता है जब वो अपने वातावरण से मिलता है। किशोर जी का जवाब बिल्कुल सही है, वो अपने वातावरण में जब मिलता है तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटिव दोनों होता है। मेन रूप से अगर हम देखें तो क्वालिटी यानी गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो हमारे इंटरनल चेंजेस होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में जाके विकसित होते हैं, इसलिए यहाँ इन्वायरमेंट को नहीं लेंगे, डेवलपमेंट को लेंगे। और लर्निंग क्या है, ये तो हमारी एक प्रक्रिया चल रही है जिसके द्वारा हम कुछ नया सीख रहे हैं। पर विकास क्या है, जो हमारे अंदर हो रहा है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर विकास हो रहा है, ये कार्य क्षमता, मानसिक योग्यता, संवेगात्मक क्षमता, इन सब चीजों का एक कह सकते हैं एक समूह है, ये विकास होता है हमारा, हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो विकास जो होता है वो क्वालिटी होता है, यानी हमारे गुणों का, हमारे अंदर जो चीज विकसित हो रही है वो क्या हो रही है, विकास हो रहा है, गुणों का विकास हो रहा है, हमारे कार्य क्षमता, जो हमारी कार्यशैली है उसमें विकास हो रहा है, हम किसी कार्य को करने योग्य हो रहे हैं, उसमें हम और अच्छे हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे के गुणात्मक विकास की बात करी गई है। ठीक है, जो परिवर्तन हो रहा है वो बच्चे में किस तरह का हो रहा है, विकास हो रहा है, उनके गुणों का विकास हो रहा है, उनके स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स हैं उनके अंदर जो डेवलप होना है आगे अपने इन्वायरमेंट से, अपने लोगों से, उन सबों से इंटरेक्ट होके जो विकास होता है वो हमारा होता है डेवलपमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन, यानी कि एक खंड या यूनिटरी फैक्टर थ्योरी किसने के द्वारा दी गई है, अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन या नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। मैंने इंटेलिजेंस पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उसमें मैं हमने सबको पढ़ा था, एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत, स्टर्नबर्ग की थ्योरी, कोलबर्ग की, सॉरी, गार्डनर थ्योरी, सबको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि सिंगल फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। हेलो संध्या जी। किशोर जी कह रहे हैं बी, और लोग भी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो द्विकारक सिद्धांत दिया गया था वो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था, और
त्रिकारक या स्टर्नबर्ग की थ्योरी, वो उसको स्टर्नबर्ग की थ्योरी बोलते हैं, त्रिकारक सिद्धांत। उन्होंने 3 तरह की बुद्धि बताई थी, एनालिटिक, क्रिएटिव एंड सोशल, यानी बिहेवियर, व्यवहारिक बुद्धि। 3 तरह की बताई थी। और गार्डनर जी ने का बहुबुद्धि सिद्धांत है, थॉर्नडाइक जी का बहुखंड सिद्धांत है। तो जो सिंगल फैक्टर थ्योरी दिया गया था वो अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो बुद्धि का इन्होंने बोला कि बुद्धि कोई अविभाज्य इकाई नहीं है, बुद्धि एक ही है। जो व्यक्ति एक कार्य क्षेत्र में अच्छा है वो बाकी सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। जिसके पास ये जी फैक्टर होगा वो सभी कार्य क्षेत्र में अच्छा करेगा, जिसके पास ये जी फैक्टर नहीं होगा वो सभी क्षेत्रों में अच्छा नहीं करेगा। तो इनका जो कहना था कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के एक ही खंड है, उसको हम कई खंडों में बांट नहीं सकते हैं। तो इसको सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने जी ने दिया था। इन्होंने ही मानसिक परीक्षण जो 1904-5 के समय में फर्स्ट इन्होंने ही, अल्फ्रेड बिने जी ने ही इसको प्रतिपादित किया था। और मेंटल एज यानी मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो भी अल्फ्रेड बिने जी द्वारा ही दिया गया। तो इस तरह से ये बहुत फेमस हैं अपनी बुद्धि परीक्षण के लिए। आईक्यू टेस्ट के लिए जो परीक्षण बनाया गया था वो अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया था। और बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो टर्मन जी द्वारा। स्टर्नबर्ग ने 1912 में उसको आगे बढ़ाया और 1916 में टर्मन जी ने उसको आगे किया। और अल्फ्रेड बिने जी का इस में सहयोग दिया था साइमन जी ने। ठीक है, तो जो बुद्धि वन फैक्टर की थ्योरी का जो प्रतिपादक हैं वो हैं अल्फ्रेड बिने। तो साहिन जी का जवाब सही है। 7th का जो हमारा आंसर है वो अल्फ्रेड बिने है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक किसको माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत को जनक। तो जल्दी जल्दी सब आंसर करिए। Who is the father of theory of multiple intelligence? बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गार्डनर, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर या प्याजे? तो जैसे अभी मैंने पहले ही बताया कि एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने जी ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, त्रिकारक सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। और बहुखंड सिद्धांत यानी बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, वो बहुखंड सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं उसको, वो थॉर्नडाइक जी ने दिया था। और कार्य क्षमता का जो उस पे दिया था, और एक बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। जल्दी बताइए, ये वो दिया था आपका, नहीं, वाइगॉट्स्की जी नहीं है। जल्दी बताइए, आंसर गलत है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था वो गार्डनर जी ने दिया था। वाइगॉट्स्की जी ने तो आपके बच्चों पे दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जो हमने आपके डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ाया है मैंने। प्याजे जी को, कोहलबर्ग जी को और वाइगॉट्स्की जी को, इन्होंने बच्चे के 3 लेवल्स बांटे थे, उसको दिया था। बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी इन्होंने बुद्धियों का जो था कोई एक खंड नहीं माना था, इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार माने थे। 8 प्रकार ये बोले थे कि एक आदमी मतलब बुद्धि जो होती है वो 8 इसके 8 प्रकार होते हैं। पहला इन्होंने दिया था भाषागत यानी लिंग्विस्ट। दूसरा जो इन्होंने दिया था लॉजिकल मैथमेटिक, यानी जो लोग मैथ वाले क्षेत्र में ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करते हैं वो होते हैं। हाँ, साहिन जी का जवाब सही है, प्रतीक्षा जी ने भी सही दिया है। स्थानिक स्पेशियल मतलब किसी विशेष आकृति मूर्तिकार जो बनाते हैं वो होते हैं, किसी स्थान और आकृति को देख के अपने दिमाग में जल्दी उसको ऑब्जर्व करके उसको कर लेते हैं, वो होता है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल थ्योरी। शारीरिक गति पेशीय, बॉडली काइनेस्थेटिक, अंतर व्यक्ति, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक, ये 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। ये बुद्धियों का एक समूह उन्होंने बताया जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा गया।
तो यहाँ जो हमारा आंसर सही होता है वो गार्डनर जी होते हैं। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं इन चीजों को क्लियर भी करते आप लोग को चल रही हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who gives more stress to the philosophy of social constructivism? सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर अधिक बल कौन देता है? प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की या डीवी? जल्दी आंसर दीजिए आप सभी। कि सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर अधिक बल कौन दिया था? मैं वेट कर रही हूँ। जो रचनावाद से हैं ये सभी लोग रचनावाद से ही रिलेट हैं, लेकिन जिन्होंने सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर अधिक बल दिया वो कौन थे? किशोर जी का आंसर बिल्कुल सही है। वाइगोट्स्की जी का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से ही फेमस है। इन्होंने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो रचनावाद कंस्ट्रक्टिव तो होते हैं, बट वो समाज के द्वारा सीखते हैं, उसमें वो कुछ क्रिएट करते हैं। प्याजे जी का जो थिंकिंग था वो बेसिकली फिजिकली था। आई को लेकर उन्होंने कहा था बच्चे जो सीखते हैं वो आयु के जैसे जैसे उनका एज डेवलप होता है उसके अनुसार सीखते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस जो बताई थी, आपकी संवेदीय अवस्था, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वाइगॉट्स्की जी ने जो सिद्धांत दिया था आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे कि जो बच्चे का विकास होता है वो हमारा होता है समाज में रहकर, समाज के द्वारा वो सीखता है और जानता है। 9 का ए नहीं होगा, 9 का वाइगॉट्स्की होगा। प्याजे जी ने जो संरचनात्मक या रचनावाद का जो बात कही थी वो उन्होंने मेंटल एज, बच्चों की एज को लेकर फैक्टर माना था। उसके आधार पे उन्होंने बोला कि बच्चे जो सोचते हैं अपनी समझ का निर्माण अपने खुद से करते हैं, वो उनकी आयु के हिसाब से वो चीजें उनके अंदर डेवलप होती हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है। पर वाइगॉट्स्की जी ने कहा कि बच्चे समझ का निर्माण करते हैं पर वो समाज के इंटर रिलेशनशिप यानी अंतर व्यक्तित्व से जो रिलेशन हमारे समाज से होता है उसके द्वारा वो अपनी समझ का निर्माण करते हैं। तो जब भी समाज की बात आए, सामाजिक से रिलेट हो, तो वो वाइगॉट्स्की जी का सिद्धांत होता है। इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से ही फेमस है। इन्होंने जो मेन फैक्टर बच्चों में जो समझ का निर्माण होता है, जो वो सोचते हैं, वो समाज से इंटरेक्ट होके सीखते हैं और समझते हैं। मतलब समाज ही उनकी मुख्य भूमिका निभाती है कुछ सोचने और समझने की। कोवलबर्ग जी ने मॉरल नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी जो भी होता है उचित और अनुचित के अर्थ पर बच्चे आगे अपना विकास करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होता है वो वाइगॉट्स्की जी ने होता है। ये समाज के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बातें कही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रही है? जो मैं आप लोग को बता रही हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है कि कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं? जो चीजें समझ में ना आए आप उसको एक बार बताते भी जाओ कि ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको भी कोशिश करूंगी आप लोग को क्लियर करते चलूं। जहां तक हो सक रहा है मैं आप लोग को पूरा आंसर बताते चल रही हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है। ऑलवेज, सम टाइम, नेवर, इन कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए आप लोग कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारा सीखना है हमारे संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। ये किस हद तक सही है? हमेशा होता है, कभी कभी होता है, नेवर मतलब कभी नहीं, या
गणना में होता है। नंबर 10 का जो हमारा जो भी कुछ हम सीखते हैं उसमें जो हाँ संज्ञानात्मक क्या विकास है, संज्ञान है तो वो सीधे हमारे माइंड से रिलेट करता है। हम जो भी सीखते हैं अपने इंटेलिजेंस से ही सीखते हैं, अपनी बुद्धि और अपने आईक्यू से ही कोई चीजें नई चीजें ऑब्जर्व करते हैं और उसको अपने लर्निंग में ले आते हैं, सीखते हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो हमेशा होता है, यानी हम कुछ भी सीखते हैं बिना अपने दिमाग के, बिना अपने माइंड से हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो संज्ञान, अगर संज्ञान आता है तो उसका सीधे हमारी मानसिक योग्यता से रिलेट करता है, हमारी मानसिक क्षमता से रिलेट करता है। तो हम जो कुछ भी सीखेंगे अपने संज्ञान के द्वारा ही सीखेंगे, अपने मानसिक क्रियाओं के द्वारा ही नई चीजों को सीखेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ऑलवेज। जहां भी संज्ञान शब्द जुड़ जाता है मतलब वो हमारे दिमाग की बात कर रहा है, हमारी मानसिक क्रियाओं की बात कर रहा है। और जब हमारी मानसिक क्रियाएं सही होंगी, हमारा दिमाग सही होगा, हमारा ब्रेन सही चलेगा, तभी हम किसी नई क्रिया को करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑलवेज, यानी कि हमेशा। हम अपने, हमारा माइंड जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा सोचेंगे हम उतना सीखेंगे। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए दिमाग का बहुत जरूरी है, उसका काम करना, वर्क करना। तो ये हमेशा होता है कि जो हमारा विकास होता है वो हमारे संज्ञान पे ही आधारित होता है। तो इसका जो सही जवाब है, प्रतीक्षा जी ने सही दिया है कि 10 का ए होगा, यानी कि हमेशा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज। 12 साल के जो बच्चे का है वो सामाजिक विकास कहाँ ज्यादा होगा, नाइबरहुड, प्ले ग्राउंड या स्कूल में। उसके पड़ोसियों द्वारा उसका विकास ज्यादा अच्छा होगा, उसके परिवार द्वारा होगा, या खेल के मैदान में होगा, या उसके स्कूल में होगा। तो जल्दी फटाफट आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का कि द बस बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज। कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होगा वो कहाँ पर ज्यादा होगा। तो फटाफट आंसर करिए आप लोग। सुमन जी का आंसर आ रहा है ए। और कोई भी आंसर देना चाहेगा? पड़ोसी इफेक्ट करते हैं, बट जो बच्चे का सामाजिक विकास होगा फैमिली नहीं होगी। ठीक है, परिवार का विकास जब वो अपने शैशवावस्था में होता है। बट जब वो सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो जो खेल के द्वारा जो होता है, यानी कि खेल के मैदान में बच्चों का सामाजिक विकास सबसे तेज होगा। नाइबरहुड में तो केवल पड़ोसी आएंगे जो उनके अगल बगल रहते। क्या बच्चे का इफेक्ट केवल उसके पड़ोसी या परिवार का ही पड़ता है, या केवल स्कूल का पड़ता है? नहीं, फैमिली भी नहीं होगी। जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा। प्लेग्राउंड क्यों होगा? खेल का मैदान ऐसी जगह होती है जहां पे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों साथ में चल रहा है, और उसके सामाजिक विकास को, जो उसके ग्रोथ को, डेवलपमेंट को जो सबसे अच्छे परिभाषित करता है वो उसका खेल का मैदान करता है। वहां पे वो हर तरह के लोगों से मिलता है, हर तरह के लोगों को जानता है। जो उसके पीयर्स आते हैं, जो उसके वहां पे फ्रेंड्स होते हैं, वो हर एक समाज से आते हैं, ना कि उसके एक फैमिली से या केवल स्कूल के या नाइबर। वहां पे जो खेल के मैदान में हर तरह के बच्चे हर जगह से आते हैं, और हर तरह की विचारधाराएं वहां पे प्रकट होती हैं। जहाँ पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बट उसका मेंटली डेवलपमेंट भी हो रहा है। और ये किसके द्वारा हो रहा है? वहां पे जो लोग इकट्ठा हैं, जो समाज के लोग हैं, वहां पे हर क्षेत्र के लोग वहां पर जो इकट्ठा हैं, तो जो बच्चे का विकास होता
होता है वो उसके खेल के मैदान में सबसे अच्छा सामाजिक विकास एक 12 साल के बच्चे का जो सामाजिक विकास है उसके खेल के मैदान में होगी। 12 साल का जो बच्चा है वो बाहरी अभी अपने दोस्तों और लोगों से ज्यादा जुड़ने, इस समय के जो एज होता है वो बाल्यावस्था होता है, इस समय जो उन लोग का एज होता है वो टोली की अवस्था कही जाती है, अनोखा काल की अवस्था कही जाती है। इस समय के जो एज में बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों मित्रों से ज्यादा मिलना पसंद करते हैं, ना कि अपने नाइबरहुड से या फैमिली से ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं। वो बाहर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा खेलना रहना पसंद करते हैं, तो जो उनका विकास होगा वो उनके द्वारा होगा, और वो जहाँ खेलेंगे खेल के मैदान में मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं पे उनका विकास होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा प्लेग्राउंड, यानी खेल का मैदान। तो ये जो क्वेश्चन था कि कहाँ विकास होता है, ये भी हमारे डेवलपमेंट चैप्टर से आया। स्टेजेस जो मैंने पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे कि जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका इंटरेक्शन बाहर होता है, अपने फैमिली की तरफ कम रुझान होता है, स्कूल में भी जाते हैं बट स्कूल भी एक पर्टिकुलर जगह हो जाता है जहाँ पे लिमिटेड ही है, नाइबरहुड भी एक लिमिटेड है, लेकिन प्ले ग्राउंड ऐसा है जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पे लिमिटेड ही कुछ लोग नहीं, हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग वहां पे रहेंगे, इसलिए वहां पे जो विकास होगा वो उनके खेल के मैदान पर ज्यादा अच्छी तरीके से उनका सामाजिक विकास होगा। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? फैमिली होती है बट वो शैशवावस्था में होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब 5 ईयर टू 6, 0 to 5 या 6 ईयर के होते हैं, तब वो फैमिली में ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, अपने परिवार से ज्यादा सीखते हैं, उसमें विकास होता है। बट जो 6 से 12 वाला एज होता है, बच्चे बाहर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, बाहर से लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। तो और इस समय जो एज होता है वो अपने दोस्तों से ज्यादा सीखते हैं, नाइबरहुड भी होते हैं, पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि वो नाइबरहुड में भी इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। खेल के मैदान में हर तरह के लोग होते हैं, हर लोग होते हैं, हर तरह के लोग उनको प्रभावित करते हैं। तो जो उनका सामाजिक विकास होगा वो खेल के मैदान में होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका आईक्यू से आ गया इसमें क्वेश्चन, इसको फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। सेलेक्ट द एडुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप इंडिकेटिंग डिफरेंट आईक्यू लेवल। ठीक है, जो शिक्षा जिसको हम थोड़ा शिक्षित कर सकते हैं वो आईक्यू लेवल किस में आएगा? 50 to 70, 30 to 50, 70 to 90 या 40 to 80? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। आंसर दीजिए। किसको हम शिक्षा के द्वारा थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं? 70 to 90 किशोर जी का कहना है। चलिए और भी जानते हैं, और लोग भी बताते जाइए। तो 50 to 70 ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा नहीं। 70 to 90 तो मंद बुद्धि में आते हैं, ये बच्चे जो आपके होंगे मंद बुद्धि होंगे, लेकिन जो उससे कम में होते हैं यानी कि एडुकेबल, इनको भी थोड़ा सा समूह बना सकते हैं, थोड़ा सा शिक्षित कर सकते हैं, पूरी तरह से ये नहीं होगा। 30 to 50 तो इडियट्स में आ जाएंगे, पर 50 to 70 जो होंगे ये एडुकेबल ग्रुप में आते हैं, इनको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इनको एडुकेबल ग्रुप में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वो जो हमारे होंगे 50 to 70। ठीक है प्रतीक्षा जी, इसका जो आंसर होगा 50 to 70, 70 to 90 जो आएंगे वो किस में आएंगे? मंद बुद्धि बच्चों में आएंगे, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि बालक ये
मतलब सीखने में कमजोर होते हैं, बट वो पूरी तरह से वो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल सीख नहीं सकते। कुछ क्रियाओं में वो भी बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में नहीं मान सकते, पर किसी न किसी क्षेत्र में वो अच्छे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, या उनको शिक्षण दे के थोड़ा बेटर बनाया जा सकता है। जो 50 to 70 है, इनको भी हम थोड़ा सा लिटरली वो कह सकते हैं, थोड़ा सा एजुकेट कर सकते हैं, उसमें आएंगे। हाँ, साहिन जी का जवाब बिल्कुल सही है। जो हमारा आंसर होगा वो 50 to 70। तो ये डिफरेंट। और 30 to 50 जो आते हैं, ये आपके इडियट मोरन में आते हैं। जो उससे नीचे होते हैं वो इडियट में आ जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये मतलब किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं, जो आपके 50 से नीचे जाते हैं आईक्यू लेवल में। 40 to 80 नहीं होता है आईक्यू लेवल। और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो आपके 85 तक में आते हैं, यानी 70 to 90 बोल सकते हैं। और 90 से 110 में जो आते हैं वो हमारे जर्नल यानी एवरेज होते हैं। और जो 110 से 120 में आते हैं वो तीव्र बुद्धि कहे जाते हैं। जो उससे ऊपर आते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। 130 में प्रतिभा। और 140 जो होते हैं वो एक्स्ट्रा गिफ्टेड चिल्ड्रन हो जाते हैं। जो 130, 140, 170 आईक्यू तक जाते हैं वो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं, 1 से 2% ही मान सकते हैं। और जो 25 से नीचे इसी में होते हैं, ये बच्चे भी बहुत कम होते हैं। जो 90 से 110 में होते हैं ज्यादातर, हम लोग उसी में आते हैं, सामान्य बुद्धि वाले। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो एक बार बता देना, तो फिर से मैं क्लियर कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मैंने इंटेलिजेंस का चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया है, उसमें सारी थ्योरी, स्कोर्स, सब कुछ बताए हैं। एच को कैसे, आईक्यू को जो मापने का सिद्धांत है, आपका आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100, यानी मेंटल एज, क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100, जो हम आईक्यू से नापते हैं। तो नेक्स्ट जो हम चलते हैं कि आईक्यू स्कोर आर जनरली डैश को रिलेटेड विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस, लीस्ट परफेक्टली, हाईली एंड मॉडरेटली। यानी जो हमारा आईक्यू स्कोर होता है आम तौर पे अकादमिक प्रदर्शन के साथ संबंधित होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। कम से कम होते हैं, पूरी तरह से होते हैं, अत्यधिक होते हैं, या मामूली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए कि IQ score are generally correlate with the academic performance। जो हमारा आईक्यू स्कोर होता है वो जनरली, अगर हम उसको संबंधित करें, तो हम किसी बच्चे को कैसे बताएंगे कि इसका स्कोर बहुत अच्छा है, और वो रिलेट करता है। तो एकेडमिक स्कोर जो हमारा होता है उससे जो होता है, ये बिल्कुल रिलेट करता है। हम आईक्यू स्कोर जो जनरली हमारा रिलेट होता है, हम कैसे जानते हैं कि बच्चे का जो हर क्षेत्र है वो कैसे ज्यादा वो उसमें डेवलप कर रहा है। तो ये हाईली यानी कि अत्यधिक रिलेट करता है हमारे एकेडमिक, जो भी हमारा एकेडमिक प्रदर्शन होता है उसके आधार पे ही तो हम बताते हैं कि बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है, बहुत ये इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है या अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। तो जो भी हम करते हैं वो स्कूल का होता है, एकेडमिक होता है। एकेडमिक में उसका एजुकेशन भी आ गया, फिजिकली कर रहा है, जो भी मेंटली कर रहा है, हर तरह के ग्रोथ उसमें उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो एकेडमिक रिलेट आईक्यू स्कोर से बहुत ज्यादा हाईली रिलेट करता है। हम बच्चे को किसी भी चीज में बताते हैं तो बेसिकली यही इसी चीज पर तो देखते हैं कि उसका एकेडमिक स्कोर कैसा है। उसके बेसिस पे तो हम बताते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आईक्यू स्कोर है। तो ये जो हमारा एकेडमिक से रिलेट करेगा, ये बहुत ज्यादा करेगा, यानी कि जो हमारा सी आंसर होगा वो सही होगा, यानी कि हाईली रिलेट करता है हमारे आईक्यू स्कोर से। हाँ, साइन जी का जवाब बिल्कुल सही है कि जो हमारा आईक्यू स्कोर होता है वो हाईली रिलेट करता है हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, कि हमारा स्कूल में जो हमारा एकेडमिक प्रदर्शन है, जो विद्यालय में, वो कैसा है। उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा आंसर जो ये रिलेट होता है, बिल्कुल हाईली रिलेट होता है। हाँ, तमन्ना जी का भी आंसर बिल्कुल सही है। 13 का जो आंसर है वो सी है, हाईली रिलेट करता है आपके
एकेडमिक से। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक, जो छोटे बच्चों की प्रकृति होती है, यहाँ पे छोटे बच्चों से रिलेट किया गया है कि वो कैसी होती है, इमिटेटिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, इमेजिनेटिव होती है या डिस्ट्रक्टिव होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, विशेषकर से अनुकरणीय होती है, रचनात्मक होती है, कल्पनाशील होती है या विनाशकारी होती है। जल्दी जल्दी आंसर करिए, टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत हैं, तो जितना जल्दी आंसर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। किशोर जी का आंसर ए है। हाँ, किशोर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो छोटे बच्चों की प्रकृति होती है अनुकरणीय होती है, यानी कि वो किसी का नकल करके, किसी का अनुकरण करके सीखते हैं। उनको दूसरों को देखकर सीखने में ज्यादा मजा आता है, वो दूसरों को देखकर चीजें जल्दी करते हैं, यानी अनुकरण करते हैं। संध्या जी का भी जवाब सही है, नहीं, सी आंसर नहीं होगा। इमेजिनेटिव नहीं होते, उनकी प्रकृति कल्पनाशील में तो वो सोचते हैं, लेकिन वो ज्यादा चीज सीखते कैसे हैं, वो इमिनेटिव होते हैं, यानी अनुकरणीय होते हैं। वो जो कुछ भी सीखते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, वो दूसरों को देखकर ही करते हैं। ठीक है, तो 14 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, अनुकरणीय। ठीक है, बच्चों की जो छोटे बच्चों की यहाँ प्रकृति की बात की जा रही है, उनका नेचर कैसा होता है। उनकी थिंकिंग जो होती है वो रचनात्मक होती है, बट उनकी जो प्रकृति होती है, उनका नेचर कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो होता है अनुकरणीय, यानी वो दूसरों को देख के सीखते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है। ठीक है प्रतीक्षा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे कि थ्योरी ऑफ मल्टी मल्टी इंटेलिजेंस implies द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ठीक है, intelligence is a distinct set of progressing operation used by the individual to solve the problem. Disciplines should be presented in a number of ways. Learning could be assisted through a variety of means. Emotional intelligence is not related to IQ. तो एक जो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसमें से क्या है, बहुबुद्धि के सिद्धांत तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर है। मतलब इसमें कौन सा जो है बहुबुद्धि के परिप्रेक्ष्य में गलत है या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। क्या है कि इंटेलिजेंस समस्याओं को हल करने की किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में किए जाने वाले प्रसंस्करण संचालन का एक अलग सेट है, जो बिल्कुल सही बात है कि हम किसी समस्या को हल करने के लिए अपने इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, या उसको सेट कहें या समूह करें, जो हम किसी समस्या को हल करते हैं। विषयों को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना भी हमारी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। हम एक समस्या को कई तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं और कई तरीकों से उसे हल कर सकते हैं। तो बहुबुद्धि के बारे में जो दूसरी बात कही गई, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो बात कहा गया कि लर्निंग यानी अधिगम का मूल्यांकन विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जा सकता है, बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में ये भी बात सही है कि हम अधिगम का मूल्यांकन कई तरीकों से कर सकते हैं, जो कक्षा में हम करते हैं। भावनात्मक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेट टू IQ, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें क्या करता है, अपने खुद के इमोशंस को समझने में भी हेल्प करता है और दूसरे के इमोशंस को भी समझने में हमारी हेल्प करता है। हम दूसरे के इमोशंस को अगर अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे, तभी तो हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा एक व्यक्ति के अंदर गुण होता है कि वो अपने इमोशंस को भी समझता है और दूसरे के भी इमोशंस को समझता है। ये हम मानव प्रजाति जो भी जाति हैं, ये उनका एक विशेष गुण होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे हम किसी किसी को अक्सर बोलते हैं ना कि इमोशनली फूल है, यानी कि भावनाओं में बह जाने वाला है, तो इमोशनली फूल बोल देते हैं कि भावनाओं में आके उस चीजों का निर्णय लेता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे IQ से रिलेट नहीं करता, ये बात बिल्कुल गलत है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, यानी हम दूसरे के ह्यूमन इमोशंस को समझते हैं, इसलिए इमोशंस भी हमारे इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमोशंस के बारे में बात कही गई है वो गलत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेट टू IQ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। गिफ्टेड स्टूडेंट आर
जो गिफ्टेड स्टूडेंट, जो टैलेंटेड क्रिएटिव स्टूडेंट की हम बात करते हैं, वो कैसे होते हैं। तो नॉन असर्टिव फॉर देयर नीड्स, वो अपनी जरूरतों के बारे में नहीं समझते हैं। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपने जो किसी विषय के बारे में जो जजमेंट लेते हैं उसमें वो स्वतंत्र होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ टीचर, टीचरों से स्वतंत्र होते हैं। या इंट्रोवर्ट इन नेचर, या अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी। 16 का आंसर बताइए। गिफ्टेड स्टूडेंट आर, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ टीचर, या इंट्रोवर्ट इन नेचर। एक विशेषता होती है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, वो क्या होती है? इंट्रोवर्ट इन नेचर। 16 का आंसर दीजिए। गिफ्टेड स्टूडेंट आर। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो इनकी एक विशेषता की बात कही जा रही है, नॉन असर्टिव ऑफ देयर, क्या वो अपने जरूरतों को नहीं समझते, उसके नहीं वो होते, नहीं बिल्कुल होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो ये इनकी विशेषता नहीं है। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपने निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, टीचरों से स्वतंत्र होते हैं, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। इंट्रोवर्ट इन नेचर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट हो वो अंतर्मुखी हो। इनका जो स्वभाव होता है ये बहुत बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। ये दूसरों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। जब ये बाहरी लोगों से रिलेट करते हैं तभी तो अपने तर्क वितर्क और चिंतन की जो क्रियाएं होती हैं वो तेज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। वो अपने जो निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र रूप से लेते हैं, किसी से प्रभावित होकर नहीं लेते हैं। वो खुद निष्कर्ष निकालते हैं और फिर अपना आंसर देते हैं। तो ये जो आंसर होगा हमारा, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, उनके जो निर्णय होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। वो जो फैसला करते हैं तथ्य और हाइपोथेसिस के आधार पे अपना जो एक निष्कर्ष निकालते हैं किसी समस्या पर, वो होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट नेचर नहीं होता है। गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। कह सकते हैं अपवाद में ही कुछ ऐसे हो सकते हैं, बट इनका जो नेचर होता है वो बहुत हंसमुख और मिलनसार होते हैं। इनका जो जजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। सभी लोगों 16 का डी बोला है, बट ये गलत है। इंट्रोवर्ट नेचर नहीं होता। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही इससे जो क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, मिलनसार होते हैं। और इनकी जो थिंकिंग होती है बहुत हाईली होती है, बहुत इफिशिएंसी होती है, मौलिकता होती है हर चीजों को सोचने में, लचीलापन होता है सीखने में। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा डी। सॉरी, डी बोल रही हूँ मैं, बी बोल रही हूँ। आपका देखकर मैं भी डी बोल रही हूँ। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपना जो निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र रूप से लेते हैं, किसी से प्रभावित होकर ये अपना निर्णय नहीं लेते हैं। ये अपने तर्क वितर्क और अपने सही लॉजिक पर निकालकर उस चीज का आंसर देते हैं। तो जो इसका आंसर सही होगा वो होगा इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। क्लियर है आपको? और ये नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, अपने जरूरतों के प्रति उन्मुख नहीं होते, ऐसी भी नहीं बात होती। ये अपनी आवश्यकता, अपनी नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या हमारी आवश्यकता है। ठीक है, ये इंट्रोवर्ट भी नेचर के नहीं होते। इंडिपेंडेंस ऑफ टीचर, टीचरों से स्वतंत्र होते हैं, पर पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि ये स्वतंत्र होते हैं। ये जो अपने निर्णय लेते हैं ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा बी। ठीक है, इसमें किसी को और डाउट? तो अभी तक के जो भी मेरे 16 क्वेश्चन हुए इसमें से आप लोगों ने कितने सही किए, आप लोग खुद अपना करेक्शन करते जाना कि आपने कितना सही बताया है।
हाँ, ज्योति जी का जवाब बिल्कुल सही है, बी होगा। और किसी को कोई डाउट? जो मैंने बताया आपको कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके जजमेंट वो होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। चलिए ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरे नहीं हो पाए हैं, बट इसको हम कल कंटिन्यू आगे करेंगे। और भी ज्यादा क्वेश्चन मैं ऐड करूंगी, और जो भी डाउट्स हो आप तुरंत पूछिए। ये चीज मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसको आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी, और इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको समझ में आई हैं और क्या क्या अभी तक समझ में नहीं आई हैं। तो मैं फिर से उस चीजों को समझाने की कोशिश करूंगी, और जो भी मेरी पुरानी वीडियो है उसमें अगर आप जाके देख लेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिए उसी से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगी और क्लास कराती जाऊंगी, और आपके डाउट्स को भी क्लियर करते जाऊंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर। और अपनी अभ्यास को जारी रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की और चीजों को नॉलेज गेन करिए, हर चीजों को जड़ तक पहुंचिए तो ज्यादा अच्छा होगा हर चीज को समझने में। बेसिकली बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारी करंट की जो हम बात करें, तो जो हमारा एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो जब तक एक शिक्षक चाइल्ड बाल केंद्रित है, तो जब तक हम एक बच्चे को नहीं समझेंगे तो हम पूरी शिक्षा एजुकेशन उसके माध्यम से कैसे देंगे। तो इसके अंदर हमारे लगभग 40 टॉपिक्स हैं। मैं अगर काउंट करूँ तो आपके सीटेट में आता है। बहुत सारे मैंने बताया ना, बहुत सारे चैप्टर हैं, और लगभग मैंने आपके 25 से अबव आपके कई टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। बेसिकली जो थोड़े बहुत बचे हैं वही हैं। तो आपका मैंने सिलेबस पूरा बताया हुआ है। फर्स्ट क्लास मेरी सिलेबस की हुई थी, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, जो मेरी फर्स्ट 29 अगस्त की वीडियो थी उसमें मैंने पूरा सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, और तभी से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ठीक है तमन्ना जी, तो अगर आप चाहिए तो वहां से पूरा देख सकती हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बुक्स वगैरह तो आप लोग के पास भी होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, एक बच्चे को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन सब को लेकर हमें चलना है। तो और भी जो भी डाउट होगा वो हम कल के क्लासेस में क्लियर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आपको जो भी डाउट होगा कल मैं आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।